चलो देखो बच्चों, धातुओं की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके क्रम में हम आगे चलते हैं। आज पहले मैं 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं 2 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आज मैं तीसरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बता रहा हूं, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जैसे मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है कि सामान्यतः धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातुओं के लवण बनाते हैं तथा H2 गैस निर्गत करते हैं। निर्गत का मतलब होता है निकालना। तो इसको हम एक जर्नल इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे धातु प्लस अम्ल तनु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर तनु का मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एक कंडीशन होती है कि जब भी हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, वो तनु होना चाहिए। यानी अम्ल 2 तरह के होते हैं, मैंने बताया हुआ है। 9th के बच्चे जो 10th में आए वो तो जानते होंगे, लेकिन जो 9th में आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि अम्ल 2 तरह के होते हैं, तनु और कॉन्सेंट्रेट। तनु का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, यानी एक्वस। तो हमारी पहली कंडीशन यही होती है कि जिस भी अम्ल के साथ में हम किसी भी ऐसे धातु की अभिक्रिया करेंगे तो वो तनु स्टेट में होना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे फेरस है। फेरस का H2SO4 एक्वस यानी कि डाइल्यूट है ये। इसके साथ में अभिक्रिया करेंगे तो FeSO4 प्लस H2 गैस निर्गत हो रही है। इसके बाद दूसरा मैंने लिया है जिंक। जिंक का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ में जब अभिक्रिया करेगा ये तो ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस निर्गत होगी। इसी प्रकार Zn को ही मैंने दोबारा लिया है, लेकिन यहाँ H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके बताइए इसकी, तो ये ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ में यदि HCl के साथ में अभिक्रिया कराएंगे इसकी, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 गैस निर्गत होगी। ये जितने भी हैं ये लवण हैं, यानी इन मेटल्स के लवण हैं। जैसे ये फेरस का लवण है, ये जिंक का लवण है, ये भी जिंक का लवण है, ये एल्यूमिनियम का लवण है। इसमें एक मैं नोट में बता रहा हूं आपको कि जैसे यहाँ अम्ल की बात आ रही है तो नाइट्रिक अम्ल भी एक अम्ल है जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। लेकिन इसके साथ में विरोधाभास ये है कि ये केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम का जो है नोटेशन Mg और मैग्नीज का Mn, ये ही इनके साथ में तनु स्टेट में जब ये होता है तब H2 गैस निकलती है। बाकी सभी के साथ में नहीं निकलती, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वह तुरंत पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ये HNO3 कैसे रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ में, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। नंबर 4 पर हम आते हैं, धातुओं की अन्य लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। यानी ये जो लवण है इनके साथ में यदि कोई धातु क्रिया करना चाहे तो किस तरह से क्रिया करती है। तो धातुएं जब किसी अन्य धातु लवण विलयन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु लवण विलयन से धातु को विस्थापित कर देती हैं और स्वयं उसका स्थान ले लेती हैं। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लियर करने की कोशिश की है एक सामान्य इक्वेशन के द्वारा। तो मान लीजिए धातु है, उसको हम यदि A मान लें और कोई लवण विलयन है उसको B मान लें, तो ये धातु होगी A। वो क्या होगा कि ये लवण विलयन में भी धातु है तो उस धातु को रिप्लेस कर देगी। तो यहां पर आप लवण विलयन यानी A जो आएगा वो इसके साथ में जो धातु है उसको रिप्लेस करके अपना स्थान ले लेगी, और जो धातु इसके साथ में है उसको अलग विस्थापित कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे मैंने फेरस ले लिया, यानी ये जो लवण है, ये लवण विलयन, ये मैंने यहां पर ले लिया है। मैंने दूसरा मान लीजिए कॉपर सल्फेट के साथ में मैंने फेरस की रिएक्शन में करा रहा हूं। तो ये क्या होगा, फेरस जो है यानी लोहा, इसका स्थान यहां पर इसको डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा और अपना स्थान यहां पर बना लेगा।
तो ये लवण विलयन के साथ में धातुएं जब रिएक्शन करती हैं तो इस तरह से होता है। अब इसने इसको क्यों विस्थापित किया? यह विस्थापन धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार होता है, यानी कि इसने इसको विस्थापित कर दिया, फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका तात्पर्य है कि फेरस ज्यादा क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले। अब ये क्रियाशीलता क्या होती है? ये क्रियाशीलता के बारे में हम अगला टॉपिक लेंगे, सक्रियता श्रेणी। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सी धातु किस धातु से अधिक क्रियाशील है। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं कई बार कि खट्टे पदार्थों को किसी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है, तो क्यों नहीं रखा जाता है? तो जनरली मैंने बताया है, 8वीं क्लास में जो बच्चे हैं, जो 9th में है, उनको भी मैंने बता दिया था, पहले बता चुका हूं। और जो 9th में थे, जो 10th में है, उनको भी मैंने बता दिया है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड होता है, और जब आप किसी एसिड वाली वस्तु, ऐसी एसिड वाले पदार्थ को किसी धातु वाले मेटल में रखेंगे तो वो लवण बनाएगा। ये लवण जो है जहरीले होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है जैसे छाछ है, दही है, मट्ठा है, उनको पीतल वगैरह के बर्तन में या कॉपर वगैरह के बर्तन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके लवण बनाते हैं जो जहरीले होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनको ऐसे बर्तनों में रखें जिससे उनमें इस तरह के लवण ना बने और वो खाने में नुकसानदायक ना हो। तो आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा। इसके बारे में अगले टॉपिक में सक्रियता श्रेणी के बारे में कल डिस्कस करेंगे।